तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर, जो कि है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। ये अकेला चैप्टर आपका 8 मार्क्स का है, ठीक है। और 8 मार्क्स के होने के साथ साथ कि एक सिंगल चैप्टर हमने प्रिपेयर करना है और 8 मार्क्स हमारे पक्के, ठीक है। दूसरी अच्छी बात क्या है इस चैप्टर के बारे में कि बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कुछ खास नहीं है हमारे पास इसमें। हमें बस थोड़ी सी डेट्स वगैरह याद करनी है, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज याद करनी है और हमारा काम हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, हम यहाँ पर इंडिया के 2 नेबर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंडिया को तो हम सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश करिए बिल्कुल। और उसके जो 2 नेबर है पाकिस्तान और चाइना। देखो, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो तीनों का जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो लगभग अलग है। जहां पर हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में, तो इंडियन इकोनॉमी अभी भी डेवलप कर रही है। हालांकि जब हमें 1947 में आजादी मिली थी तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था इंडियन इकोनॉमी को, लेकिन हम गिरे, संभले, फिर धीरे धीरे गिरे और संभल रहे हैं। उस टाइम भी संभले थे, अब भी संभल रहे हैं और अब ग्रोथ पाथ की तरफ हमने चलना शुरू कर दिया है, ठीक है। पाकिस्तान जो कि लड़ाई झगड़े के साथ हमसे अलग हुआ, वो आज भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अगर हम उसकी इकोनॉमी की बात करें तो वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। हालांकि आजादी इंडिया और पाकिस्तान दोनों को सेम ही ईयर में मिली थी, एक साथ ही तो डिवाइड हुए थे, एक साथ ही दोनों को इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन स्टिल जिस हिसाब से हमारे इंडिया ने ग्रो किया है उस हिसाब से हमारा जो पाकिस्तान है वो ग्रो नहीं कर पाया। तीसरी जिस कंट्री के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चाइना। पर चाइना इस रेस में हमसे बहुत आगे निकल गया। चाइना ने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करी, कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करी जिससे डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में अगर हम बात करें, एज एन इकोनॉमी हम लोग बात करें, तो चाइना हमसे आगे है, ठीक है। तो वही सब चीजें हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि कहाँ पे इंडिया आगे है, कहाँ पे पाकिस्तान और कहाँ पर चाइना। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि तीनों कंट्रीज के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं तीनों कंट्रीज का। तो अगर हम ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया को 1947, पाकिस्तान को भी 1947 और चाइना को 1949। हमसे 2 साल बाद उन्हें आजादी मिली, लेकिन स्टिल हमसे आगे निकल गए, कोई बात नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में 1991 में स्टार्ट हुए थे, पाकिस्तान में 1988 में और चाइना में भी 1991 में स्टार्ट हुए। उसके बाद ईयर ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो 5 ईयर प्लानिंग हमने स्टार्ट करी थी, 5 साल की जो प्लानिंग हमने स्टार्ट करी, वो इंडिया के अंदर 1951 जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान लॉन्च हो रहा था, तब इन लोगों ने अपनी प्लानिंग शुरू ही करी थी। और इसी बीच में हमारे चाइना ने भी 1953 में 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिए थे। यानी कि लगभग अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंस से लेकर इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेकर 5 ईयर प्लानिंग लगभग आस पास ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि किसी ने कभी और किसी ने कभी करी हो, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी वो ऑलमोस्ट सेम ही थी, दोनों ने कोई खास अलग कुछ नहीं किया। जो इंडिया करता था पाकिस्तान उसको तुरंत फॉलो करने की कोशिश करता था, जैसे कि लार्ज पब्लिक सेक्टर को क्रिएट करना। स्टार्टिंग में दोनों का मेन एम यही था, पब्लिक डोमिनेंस। आपको पता है ना, हमारे यहाँ पे 2 सेक्टर है, पब्लिक और प्राइवेट। तो स्टार्टिंग में दोनों का ये था कि पावर अपने हाथों में रखें, हम प्राइवेट सेक्टर को इतनी छूट ना दें। तो दोनों का स्टार्टिंग में क्राइटेरिया यही रहा कि पब्लिक सेक्टर को बड़ा करना है, खुद को पहले स्ट्रॉन्ग करना है, किसी और को एंट्री नहीं देनी है। दूसरा, रेजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। देखा जाए तो दोनों के दोनों ही सोशल वेलफेयर पे फोकस करते थे, तो बहुत ज्यादा खर्चा किया करते थे सोशल डेवलपमेंट पे। लार्ज पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब ही यही है कि सोशल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना, भाई स्कूल्स बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, रोड्स बनवा रहे हैं, रेलवेज तो खैर हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसको डेवलप भी तो करना था ना। तो बहुत सारे सोशल कॉज के लिए लोग काम कर रहे थे, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा था बहुत ज्यादा। अब हम बात करें अगर 1980s तक, तो 1980s तक ना तीनों के तीनों कंट्रीज बिल्कुल सेम पाथ पर चल रहे थे। मतलब कभी कोई आगे निकलता था तो कभी कोई आगे निकलता था। तो 1980s तक तीनों की जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज दिख रही थी, तीनों का जो डेवलपमेंट दिख रहा था वो ऑलमोस्ट सेम सा ही था। क्या भाई, तीनों के जो ग्रोथ रेट थे वो एक जैसे सही थे लगभग। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो वो भी एक जैसी थी, कोई खास दोनों में डिफरेंस नहीं था, ना तो ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम के बीच में। लेकिन 1980 के बाद से पता नहीं चाइना को कौन सा मंत्र मिला कि चाइना ने बहुत तेज स्पीड पकड़ ली थी आगे निकलने की। तो 1980s के बाद ही चाइना आगे बढ़ने की राह पर निकल चुका था, उसको कोई शॉर्टकट मिल गया था तो वो भाग गया आगे।
पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम तीनों में थोड़ा सा अलग है, बट हाँ देखा देखी एक दूसरे की तरफ बढ़ तो जरूर रहे हैं। तो जरा हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। यहाँ पे मिलिट्रिकल पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर है, यानी कि मिलिट्री का पूरा राज है यहाँ पर, क्योंकि इन्हें डर है कि कई लोग इनके यहाँ पर घुसकर इन्हें तबाह ना कर दें, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ रहते हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर मिलिट्री पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। चाइना कमांड इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड था। कमांड इकोनॉमी का मतलब क्या था? कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती थी यहाँ पर, कि आपको गवर्नमेंट ही बताएगी कि क्या करना है। वन रूल सिस्टम था बेसिकली यहाँ पे, कि गवर्नमेंट बताएगी क्या काम करना है। जैसे कि यहाँ पे जो फार्मर्स हुआ करते थे उन्हें जमीनें दे दी जाती थी, आपको जस्ट क्या करना है, उसके ऊपर कल्टीवेशन करना है और रेंट भरना है। आपको आपका खुद का कुछ नहीं था उसके अंदर। वन रूल सिस्टम मतलब जैसा वो कहेंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कमांड चलती थी यहाँ पे। लेकिन अब धीरे धीरे इनको भी थोड़ी फ्रीडम की आदत पड़ गई है, तो इनको भी चाहिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, लिबरल सिस्टम हो। लिबरल मतलब थोड़ी सी फ्रीडम इन्हें भी चाहिए, तो उस तरफ ये भी बढ़ ही रहे हैं। और हमारा इंडिया तो शुरू से ही मिलनसार है, शुरू से ही खुश मिजाज है, तो यहाँ पर ये लोगों को अपना काम करने की बिल्कुल क्या देते हैं, छूट देते हैं स्टार्टिंग से ही। तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट सेक्युलर, हम यहाँ सबको जगह देते हैं, सभी धर्मों का हम यहाँ पर सम्मान करते हैं, सभी को हम ये फ्रीडम देते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्कुल रह सकते हैं। ये आप ही का घर है, क्यों नहीं है, आप ही का ही है। डीपली लिबरल इकोनॉमी है यहाँ पर, यानी कि लिबरल मतलब फ्रीडम है आपके पास यहाँ पर, और रीस्ट्रक्चरिंग, लगातार हम इसको रीस्ट्रक्चर यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं वो हम चेंजेस करते रहते हैं। तो फिलहाल ये सिमिलैरिटी है और एक इंट्रोडक्शन कह सकते हो आप कि तीनों कंट्रीज पहले क्या थी, क्या क्या कर रही हैं। अब इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तीनों कंट्रीज की वन बाय वन हम एक एक करके उठाएंगे। पहले हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पाकिस्तान और इंडिया पे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले चाइना के बारे में, ठीक है। पहले हम चाइना को समझ लेते हैं कि चाइना के अंदर क्या क्या हुआ। तो पहली बात तो चाइना को पूरा बोला जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। आपको पता है ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1949 में, यानी कि ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 1949। इसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि सबसे पुराना सिविलाइजेशन यहीं पर हुआ। ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी मैंडरिन, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पर वन पार्टी रूल सिस्टम चलता है, जो मैंने जस्ट अभी आपको पीछे पॉलिटिकल सिस्टम में बताया था, जिसको हम यहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम कहते हैं, जहां पर जितने भी क्रिटिकल सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के, जितने भी एंटरप्राइज हैं, जितने भी लैंड्स हैं, उन्हें ओन ऑपरेट इंडिविजुअल्स करते हैं, उन सभी को गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर यहाँ पर लाया गया। यानी कि यहाँ पर फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट था, जहां पर आपको गवर्नमेंट लैंड देती है, आपको सिर्फ उसके ऊपर काम करना है और गवर्नमेंट को क्या पे करना है, रेंट पे करना है, ठीक है। क्योंकि देखो उसको ओन एंड ऑपरेट यानी कि मालिकाना अधिकार भी उनके पास है, और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल सारा उन्हीं का ही है। सिर्फ काम आप करोगे लेकिन पैसा आपने उनको भरना है, ठीक है, एज अ रेंट। उसके बाद पॉलिसीज कौन कौन सी चाइना ने अपनाई, दिमाग लगाना स्टार्ट किया, और उस दिमाग को जब उसने लगाया तो उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो करी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक ऊंची छलांग लगाई और बिल्कुल उससे आगे कूद के चले गए। देखो कूद के आगे बढ़ भी सकते थे और गिर भी सकते थे, तो वो आगे बढ़े भी हैं इसमें और गिरे भी हैं, ठीक है। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट मतलब क्या है, बड़ा, लीप मतलब होता है ना गैप, फॉरवर्ड मतलब आगे। तो जीएलएफ के अंदर हुआ क्या, पहली बात ये स्टार्ट हुआ 1958 के अंदर, जिसके अंदर हाँ यहाँ पर क्या किया गया, इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री। उन्होंने ये सोचा कि जब तक इंडस्ट्री सेटअप नहीं होंगी कंट्री के अंदर तब तक कुछ नहीं होगा। रॉ मटेरियल्स है हमारे पास, नहीं भी है तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर इंडस्ट्रीज की जरूरत है। इंडस्ट्रियल बेस जब स्ट्रांग होता है ना तो कंट्री स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाती है। तो उन्हें बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना था। तो उन्होंने लोगों से कहा कि ऐसा करो, आपके पास बहुत सारी जगह है, घर है, उस घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्री सेटअप करो, हमें ना आउटपुट इंक्रीज करना है, आउटपुट बढ़ाना है। आपने देखा होगा कि चाइना लीडिंग एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। चाइना, हम भी यहाँ पे कहते हैं ना दिस इज मेड इन चाइना, चाइना का सामान, मोबाइल फोन से लेकर, टॉयज से लेकर, गेम्स से लेकर, ना जाने कौन सी सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम चाइना की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सस्ती, मजबूत, टिकाऊ, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चाइना बहुत एक लीडिंग एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि चाइना का आउटपुट इतना है, तभी तो वो पूरी कंट्री में उस चीज को बांट पा रहा है ना।
तो कैसे बांट पा रहा है? क्योंकि उसने अपने लोगों को कहा घरों में इंडस्ट्री स्टार्ट कर दो। हम लोग सोचते रह जाते हैं ना कि यार हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है, एक जगह होनी चाहिए, मशीनें रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम सोचते ही रह जाते हैं। उसने वो काम शुरू ही कर दिया। उसने बोला अपने घर से शुरुआत कर लो। आपके घर के पीछे जो बैकयार्ड है, उसी में ही आप लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप करनी है। और इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट बना कि चाइना का आउटपुट, चाइना की प्रोडक्टिविटी बहुत ही तेजी से बढ़ने लग गई थी। तो देखो उसको क्या कहा गया, इट एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल, क्योंकि वो चाहते थे कि बड़े लेवल पे काम करना है हमें। तो बड़े लेवल पे काम करना है तो 2-3 इंडस्ट्री से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो उन्होंने सबको कहा कि एक काम करो, सब करो ये काम अपने अपने घरों में। सो द पीपल वर एनकरेज टू सेट अप द इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। सो लोगों को कहा गया कि एक काम करो, आप अपने बैकयार्ड्स के अंदर ही इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करो। रूरल एरियाज के अंदर उन्होंने कहा कॉम्यून सिस्टम करो। कॉम्यून सिस्टम मतलब कि भाई आपके पास छोटी छोटी लैंड है ना, देखो ये तो उसने कर दिया अर्बन एरियाज के अंदर। रूरल एरियाज के अंदर उसने एग्रीकल्चर पे ध्यान देने के लिए कहा। तो उसने कहा आपके पास छोटी छोटी लैंड है ना, अगर आपके पास छोटी छोटी लैंड है उसकी पूलिंग करो, कलेक्ट कर लो, कलेक्टिवली उसको एक लैंड, जैसे कि एक जगह पर इतना पीस ऑफ लैंड मेरे पास है, इतना आपके पास है, इतना आपके पास है और इतना आपके पास है। वो एक बड़ा पीस ऑफ लैंड 4 हिस्सों में बटा हुआ था। हमने कहा एक साथ कर देते हैं इसको और एक ही चीज करेंगे उसके अंदर। तो इससे क्या हुआ, कलेक्टिवली काम करने की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। आपको पता होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है, जब भी हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है और कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाने की वजह से प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा रूरल एरियाज के अंदर कि काम करो, कॉम्यून सिस्टम चलाओ, जिसके अंदर लोगों को कहा गया कि आप कलेक्टिवली अपनी लैंड्स को कल्टीवेट करो। ठीक, अब 1958 के अंदर लगभग 26,000 कॉम्यून्स हमारे बन चुके थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट सारी फार्म पॉपुलेशन को यहां पर कवर कर लिया था। यानी कि लगभग सभी लोग काम पे लग चुके थे, कोई खाली नहीं था। रूरल एरियाज के अंदर लोग अपना काम कर रहे थे और अर्बन एरियाज के अंदर लोग अपने काम में लगे हुए थे। तो ये बहुत ही मेजर पॉलिसी थी। मतलब इस पॉलिसी ने ही चाइना को बहुत आगे ले जाने में मदद करी थी। मतलब बहुत बड़ा रोल रहा है इस पॉलिसी का और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की हम बात करें ना, तो सबसे ज्यादा चाइना के अंदर ही आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो है भी चाइना में से। तो इसलिए चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक, तो हमने जो अभी जीएलएफ के बारे में पढ़ा उसकी कुछ लिमिटेशंस है, यानी कि उसने कुछ प्रॉब्लम फेस करी। पहले बहुत बड़ा एक बार को सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से 30 मिलियन लोगों की जान चली। क्या प्रॉब्लम फेस करी हमारे जीएलएफ ने कि सूखा पड़ा बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से 30 मिलियन लोगों की जान जा चुकी थी। और हमने ना, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे यहाँ का जो यूथ है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कुछ सीखें, तो हमने रशिया से लोग जो थे, प्रोफेशनल्स जो थे, वो बुलवाए हुए थे। वो हमारे यहाँ के लोगों को सिखा रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। लेकिन जब रशिया वगैरह के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, हमारा नहीं मतलब चाइना का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पर जो रशिया है उसने अपने प्रोफेशनल्स जो चाइना के अंदर भेज रखे थे, वो उसने वापस बुलवा लिए कि अभी इन्हें ज्यादा पढ़ाना लिखाना जरूरी नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ लिख लिए हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अब ऐसा करो वापसी आ जाओ। ठीक है, तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम जीएलएफ ने फेस करी, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने में। ठीक है, अब इस पॉलिसी के बाद दूसरी पॉलिसी आई हमारी, द ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। देखो यहाँ पर जो मेन चीज है वो फोकस है हमारे कल्चर पे। ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये 1965 में माओ के थ्रू हुआ था। बहुत फेमस बंदा था ये उस टाइम पे चाइना के अंदर। इसका ये कहना था कि अगर हमें अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है ना, तो हमें अपने कल्चर को बदलना होगा। इसने कल्चर को बदलने पे फोकस किया, इसने यूथ को आगे बढ़ाया और इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि जो भी माओ के बारे में अगर कोई कुछ भी बोलता था तो उसको मार दिया जाता था, क्योंकि यूथ को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। लेकिन इस पॉलिसी की शुरुआत जब हुई तो माओ ने ही इसकी शुरुआत करी और माओ की डेथ के साथ ही ये पॉलिसी खत्म हो गई थी। ठीक है, तो लगभग 10 साल तक ये पॉलिसी चल पाई थी। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को उसने कहा कि देखो यूथ, तुम्हें पढ़ना लिखना होगा और अच्छे से पढ़ना लिखना होगा। तो इसने अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को कहा कि आप अब्रॉड जाओ, बाहर जाओ, कंट्री साइड पे जाओ और जाकर पढ़ लिख कर आओ, थोड़ा सा सोच समझकर अपनी तैयारी करके आओ, ताकि आप अपने कंट्री के डेवलपमेंट में कुछ काम कर सको। इनके यहाँ पर 2 फेजेस के अंदर रिफॉर्म्स हुए। फिर फर्स्ट फेज जो हमारा रिफॉर्म का रहा वो रहा एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में।
मतलब ये पॉलिसी हमारी जो चली वो बहुत बढ़िया तरीके से चली, 1965 में चली, स्टार्ट हुई, 10 साल तक चली, लेकिन माओ के डेथ के बाद ही ये पॉलिसी भी खत्म हो गई थी। और उस टाइम पे ना बहुत सारे पॉलिटिशियंस की डेथ हुई थी, क्योंकि इतना ज्यादा एक रेवोल्यूशन की तरह जब कोई चीज चल जाती है, कोई एक आंदोलन बन जाता है ना, तो बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं, तो बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं। अब हम चाइना के रिफॉर्म्स के बारे में जो बात कर रहे थे, तो रिफॉर्म्स दो फेजेस में हुए, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। जो फर्स्ट फेज था उसने इन 3 सेक्टर्स को कवर किया, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीकल्चर में तो क्या हुआ था कि जो कॉम्यून्स थे, हम कॉम्यून्स क्या थे, जिन्होंने लैंड को कलेक्ट किया था, जहां पर पूलिंग ऑफ लैंड के बारे में बात हुई थी, लेकिन इसके बाद उन्हीं कॉम्यून्स के बीच में डिवाइडेशन हो गया था, यानी कि डिवाइड कर दिए गए थे स्मॉल प्लॉट्स के अंदर। अब उन्हें कहा कि अब आप एक इंडिविजुअल हो, आप अपनी मर्जी से काम करो, कोई कलेक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी लैंड पे जिसको जैसे जैसे काम करना है आप करो। यानी कि अब यहाँ पे फ्रीडम अलाउड की गई कि कोई आपके ऊपर कोई रूल नहीं चला रहा है, आपको जैसा करना है वैसे करो। आप अपनी लैंड से जो इनकम कमाते हो अपने पास रखो, बस जो एक टैक्स पे करना होता है, वो स्टिपुलेटेड टैक्स जो होता है, जो भी आपको टैक्स बताया जाएगा वो टैक्स पे कर देना। उसके बाद जो भी बचेगा वो सारी इनकम आपकी अपनी है, वो आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, ये तो वो एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में नेशनलाइजेशन आया। अब नेशनलाइजेशन के अंदर क्या था कि भाई पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस था, लेकिन धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर को ये लगने लगा कि हमें प्राइवेट सेक्टर की बहुत जरूरत है, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, जो एक्सपर्ट एडवाइस है, वो हमें प्राइवेट सेक्टर ही दे सकता है। तो उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को अलाउड कर दिया गया कि अब आप दोनों ही जो है गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके अलावा जो भी एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट के थ्रू थी, उन्हें आपको पता है स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज कहते हैं, तो उनको बोला गया कि अब आप कंपटीशन फेस करने के लिए रेडी हो। दे मेड टू कॉल टू फेस द कंपटीशन, कि अब आपको कंपटीशन फेस करना होगा। उनको इतना स्ट्रांग बनाया जा रहा था कि जो भी बाहर से कंपटीशन आ रहा है उसे हमें फेस करना है। उसके बाद यहाँ डुअल प्राइसिंग स्टार्ट हुई। डुअल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, दो प्राइस, एक ही कमोडिटी है लेकिन दो तरीके से बेची जा रही है। कैसे? उनका ये कहना था कि आपको ना इनपुट्स एक लिमिट तक तो आपको, एक फिक्स क्वांटिटी तक तो आपको इतने प्राइस पे मिलेगा, एक क्वांटिटी फिक्स कर दी गई कि इतने तक तो इतने प्राइस पर है। इसके बाद जो भी मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। ठीक है, यानी कि एक लिमिट सेट है। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल सपोज करो, जैसे वो होते हैं ना पोस्टपेड मोबाइल के बिल्स आते हैं, एक रेंटल चार्ज तो फिक्स होता है, मंथली रेंट, उसके बाद जैसे आपका कंजप्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने पेमेंट करनी है ना। ऐसे उन्होंने कहा कि एक फिक्स क्वांटिटी तक जो आप इनपुट खरीदोगे या बेचोगे वो तो सेम है, लेकिन उसके बाद मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे कि प्राइस क्या होगी। तो हो गई ना दो प्राइस। उसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए गए चाइना को डेवलप करने के लिए। तो ये हमारा था ओवरऑल चाइना के बारे में, कि चाइना क्या था, बैकग्राउंड देखा हमने, क्या क्या पॉलिसीज आई चाइना में और कैसे चाइना का डेवलपमेंट हुआ, वो सब चीजें हमने पढ़ी हैं। अभी सिर्फ हमने भी यहाँ पर चाइना का इंट्रोडक्शन ले लिया है, अभी खत्म नहीं हुआ है चाइना। अभी जब हम तीनों कंट्रीज के बारे में पढ़ लेंगे तो एक बार फिर से हम देखेंगे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में हमें कंपैरिजन करना है कि कौन किससे आगे है।